Hello everyone and welcome you all in lecture 4 of solution. So हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। हमने बताया था सॉल्युबिलिटी दो तरह की हो सकती है, या तो एक गैस इन लिक्विड एंड दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। हमने पिछले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देख लिया था। उसके बाद वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद हमने देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो भी देखा था, एंड इसके जो लिमिटेशंस होते हैं वो भी देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ PYQ सॉल्व किया था। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आज हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर क्या होता है लिक्विड्स का। उसके बाद वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला चीज देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, अगर ये सॉल्यूट हमारा सॉलिड हुआ और सॉल्वेंट लिक्विड हुआ, ठीक है, इस केस में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर and pressure, the amount of solute dissolved in given amount of solvent is called solubility of solid in liquid। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी सॉलिड का कितना अमाउंट डिसॉल्व्ड है एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में, ठीक है, उसे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड कहते हैं। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। इसमें भी 4 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 4 फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला हो गया हमारा नेचर ऑफ सॉलिड। दूसरा हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड चौथा हो जाएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें जो हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमें मेनली इन्हीं 3 को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से हमें मेन फोकस करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है मेनली हम उस पर फोकस करना है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है हम देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक टर्म जो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक अगर हमारा सॉल्यूट हो गया और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और ये होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक,
अगर हम इस पर टेबल बनाए, देखो क्या होगा। अगर मान जो हमारा सॉल्यूट पोलर हुआ और सॉल्वेंट भी पोलर हुआ, तो क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा। ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूट पोलर हुआ, हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है। या इसका रिवर्स कर लो, अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर हुआ और हमारा सॉल्वेंट पोलर हुआ, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है। एक लास्ट केस आता है, दोनों नॉन पोलर हुए, नॉन पोलर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा सॉल्युबल। ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर दोनों पोलर है तभी सॉल्युबल हो रहा है। अगर कोई एक पोलर हुआ, एक नॉन पोलर हुआ, तो इनसॉल्युबल हो रहा है। ठीक है। तो यही पे एक केस आता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर दोनों का सेम नेचर है तो डिजॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा। अगर दोनों का नेचर डिफरेंट है तो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले का एग्जांपल NaCl प्लस वाटर। ठीक है। पोलर और नॉन पोलर का देख लो, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया H2O प्लस ऑयल। ठीक है। उसके बाद आता है नॉन पोलर पोलर, इसको भी ऑयल प्लस वाटर। ठीक है। और नॉन पोलर का एग्जांपल, बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए वो हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर ही होते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा CCl4 प्लस बेंजीन। ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर हुए तो सोल्यूबल होगा, या दोनों नॉन पोलर हुए तो सोल्यूबल होगा। अगर दोनों की नेचर डिफरेंट है, एक पोलर एक नॉन पोलर है, तो सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा इफेक्ट पे, होता है टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। देखो, मान जो हमारा सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये मिलके हमारा बनाएगा, डिजोल्व होके बनाएगा हमारा सॉल्यूशन। अभी जो डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्यूशन ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है। या तो एंडोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक, या एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो देखो सिंपल में मैं बता देता हूँ। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता हो। ठीक है। इसमें क्या होता है, हीट देना पड़ता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, पहला है एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का बेस्ट एग्जांपल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन जैसे हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड। ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया, वो तुम बेस्ट एग्जांपल होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी देते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इसमें रिलीज होती है। ठीक है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ, देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ठीक है। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया हमारा सॉलिड। पहला केस है एंडोथर्मिक का। अब देखो एंडोथर्मिक के केस में क्या हो रहा है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है। एट रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। मीन्स फॉर एंडोथर्मिक इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है।
जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मीन्स टेम्परेचर दोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये था हमारा और मैंने बताया था जो प्रेशर होता है, प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके साथ हमने सॉल्युबिलिटी खत्म कर दिया। हमने देख लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसके बाद हमने देख लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है, हम समझेंगे। देखो वेपर प्रेशर को समझते एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मान जाओ हमारा एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है। इस क्लोज कंटेनर में हमारा एक वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है। इसमें हमारा वोलाटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लिक्विड्स होते हैं इसमें वेरी वीक, बहुत ही कमजोर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो मान जाओ जो हमारे वोलाटाइल लिक्विड है ये है, ठीक है। ये आपस में वेरी वीक इंटरेक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े हुए, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए, ठीक है। मान जाओ किसी टाइम पे एट ए पर्टिकुलर टाइम कुछ इंटरेक्शन टूट गए और वो गैस फेज में चले गए, ठीक है। मान जाओ ये हमारे 3 जो लिक्विड पार्टिकल है वो गैस फेज में चले गए, ठीक है। ये गैस फेज में आ गए। अब एक गैस फेज में आने के बाद क्या करेंगे, इसके जो कंटेनर है, हमारा क्लोज कंटेनर है, इसके वॉल्स पे हमारा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा होता है प्रेशर, ठीक है। मीन्स ये जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कंटेनर्स पे क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो गैस पार्टिकल जो ऊपर जाते हैं कुछ, ठीक है, जो गैस पार्टिकल बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे इवापोरेशन, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये गैस पार्टिकल फिर से लिक्विड फेज में आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मीन्स यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रही है। जो लिक्विड पार्टिकल है एक इंटरेक्शन तोड़कर एक गैस फेज में जा रही है, और कुछ टाइम बाद वो जो गैस फेज के जो पार्टिकल है फिर से लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, लिक्विड फेज में आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, ठीक है। इसी केस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाता है। मीन्स जितना पार्टिकल लिक्विड फेज से गैस फेज में आ रहा है उतना ही पार्टिकल गैस फेज से फिर से लिक्विड फेज में आ रहे हैं, ठीक है। सो जो यहाँ से हमारा वेपर फेज का डेफिनेशन बना उसको हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन।
एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स, ये सारे वेपर्स है, ठीक है, वेपर्स, जितने भी पार्टिकल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे हैं, ठीक है, वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस is called वेपर प्रेशर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी वेपर का प्रेशर होता है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हम दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा टेम्परेचर का, दूसरा होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो वॉल्यूम, प्रेशर, सरफेस एरिया, इन सब से इंडिपेंडेंट रहता है। ये चीज याद रख लेना, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है वो मेनली टेम्परेचर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही इफेक्ट होता है, बाकी किसी चीज से उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम एक एक करके टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसको समझने के लिए हम दो कंटेनर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मान जाओ दोनों क्लोज कंटेनर है, ठीक है। ठीक है, मान जाओ पहले वाले कंटेनर का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे वाले कंटेनर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान जाओ दोनों कंटेनर में वोलाटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। मान जाओ वाटर है, ठीक है, दोनों में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो ये लिक्विड पार्टिकल होते हैं ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो मान जाओ वाटर मॉलिक्यूल आपस में ऐसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक होता है, टूटते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो मान जाओ रूम टेम्परेचर पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा और कुछ वेपर बनेंगे, ठीक है। मान जाओ कुछ वेपर्स बन गए, ठीक है। और ये वेपर्स जाके प्रेशर लगाएंगे कंटेनर पे और इसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। मान जाओ ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सेकंड केस में भी मान जाओ मेरा जो वाटर मॉलिक्यूल है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर बॉयल होने लगा, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मतलब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक हो जाता है। मतलब इस केस में सारे लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर फेज में चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस केस में बहुत सारे वेपर्स बन जाते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हो घर में, जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो जब पानी बॉयल हो जाता है, जब हम उसको कवर किए रहते हैं तो जो वाटर वेपर्स होते हैं जिससे हम मान लो किसी प्लेट से कंटेनर को कवर किए होते हैं तो वो प्लेट को
पुश करता है, ठीक है, प्रेशर लगाता है उस पे, ठीक है। तो इस केस में देखो बहुत सारे वेपर्स बन जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, जो लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा लिक्विड के पार्टिकल्स का, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टूट जाता है, ठीक है। इस केस में बहुत सारे वेपर्स बनेंगे, और बहुत सारे वेपर्स बनेंगे मतलब बहुत उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, कंटेनर पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सो जो यहाँ से रिलेशन आया, वेपर प्रेशर को हम वीपी भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ये रिलेशन याद कर लेना। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। इसका कुछ एक फॉर्मूला भी होता है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ई पी पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है, डिवाइड बाय आर टी, ठीक है। वेयर देखो वीपी मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मीन्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद आया आर तो पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी यहाँ पर हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स हो गए, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर टी। देखो अब यहाँ से अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करना चाहे तो देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा, ठीक है। ये तो पता है एक्सपोनेंशियल कर्व कैसे होता है, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको हम कैसे क्या और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1/, जब हम इसको 1/, नीचे लाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ई पे पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय आर टी, ये सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर क्या है डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पूरा टर्म डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। और हम जानते अगर 1/, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो टोटल ओवरऑल जो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो यहाँ से क्या आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा कर्व आएगा ऐसे आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखो इस इक्वेशन 1 को हम ln के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो अगर हम इक्वेशन 1 का ln लेते हैं,
देखो इक्वेशन 1 का ln तो टेकिंग ln ऑफ इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ln वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, अब देखो ई का ln एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ln के फॉर्म में, सॉरी ये क्या हमारा, तो ये इक्वेशन एक हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो ये हो जाएगा, देखते हैं। देखो एक ग्राफ किसके किसके बीच में आ रहा है, एल एन वेपर प्रेशर वर्सेस 1/t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन का नेगेटिव स्लोप का जो ग्राफ आता है वो आएगा तुम्हारा डिक्रीज करते हुए, ठीक है। देखो अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा तुम्हारा, स्लोप हो गया माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एल एन वेपर प्रेशर वर्सेस 1/t है, ठीक है। ये चीज हमेशा देखना। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे हमने बस उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लिया, 1/t ले लिया तो टेम्परेचर, अब इस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/t के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, यानी कि यहाँ से वेपर प्रेशर का जो कर्व है डिक्रीज होगा, ठीक है, एल एन के फॉर्म में, इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर, टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर पे। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला था वो देख लिया। इसके बाद मान जाओ ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया क्या था, एल एन वेपर प्रेशर को हम पी ले लेते हैं, ठीक है, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर टी। अब मान जाओ क्वेश्चन में तुमको 2 टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, और एक प्रेशर दे दिया और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे दो, वहाँ पे हमें दूसरा वेपर प्रेशर पूछ रहा, ठीक है। मान जाओ 2 केस हो गया, एक केस में प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है। दूसरे केस में प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है। इस केस में ये जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, तो इस केस में मान लो एल एन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर T1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। दूसरा केस में क्या हो जाएगा, एल एन P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर T2, ठीक है, इक्वेशन 3। अब क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, एल एन P1 माइनस एल एन P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर T1। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर T2। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है एल एन ए माइनस एल एन बी, ये होता है एल एन ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं एल एन P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा एच वेपराइजेशन का कॉमन लेंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव के साथ क्या आ रहा है, 1/T2 सॉरी माइनस 1/T1 नेगेटिव, ठीक है। ये आया हमारा फॉर्मूला। अगर हमें
टू डिफरेंट प्रेशर और टू डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर पे। उसके बाद आता है दूसरा, इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया था जो क्या बोलते हैं लिक्विड्स होते हैं उसमें बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ में ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, लाइक वाटर, ठीक है। तो देखो मान लो हमारे पास दो लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड ले लो, मान लो एक है मेरा H2O, दूसरा मान लो मेरे पास है बेंजीन, ठीक है। अब दोनों को समझना हो तो एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दोनों को एक क्लोज कंटेनर में लेते हैं, ठीक है। देखो वाटर क्या होता है, वाटर में क्या होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जुड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और जो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेंजीन इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ये केवल वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, लेकिन जो वाटर होता है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और एक देखो ऑक्सीजन पे क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, और वाटर पे क्या होगा, हाइड्रोजन पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव। ए नेगेटिव और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है स्ट्रांग होता है। अब देखो अब इसमें हमें वेपर प्रेशर को समझना होता है। देखो अब वाटर के केस में क्या है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये तो आपस में बहुत ही टाइटली बंधे हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये टूट नहीं पाता है, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये वेपर फेज में नहीं जा पाते, ठीक है। मतलब कुछ ही जा पाएंगे, एक दो ही जा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझना होता, ठीक है। लेकिन बेंजीन के केस में क्या है, बेंजीन में ऐसा कोई मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है या कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, ये आपस में बहुत ही वीक इंटरेक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये बेंजीन अपने मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है, और ये इसके मॉलिक्यूल आसानी से वेपर फेज में चले जाते हैं। जब वेपर फेज में जाएंगे, वेपर फेज में जितने वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ से इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन वो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल कंक्लूजन आया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर इसका कम हुआ, ठीक है। ये हुआ। अगर यहाँ पे तो हमारे पास था एक केस में था क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और एक केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, ठीक है। अगर मान जो हमारे पास एक ऐसा केस आ गया जिसमें दोनों ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स के थ्रू जुड़े हो, तो ठीक है। तो उस केस में क्या देखते हैं, ठीक है, उस केस में देखते हैं मान लो इफ टू मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उस केस में जो क्या होता है, उस केस में होता है
उस केस में वेपर प्रेशर को कंपेयर करना हो तो होता है मोर द molecular mass or the molecular mass more will be van der Waal force of attraction। ठीक है, देखो मान जो किस दो कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, एक हो गया हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा CH3 डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, ठीक, दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में हमें वेपर प्रेशर को कंपेयर करना हो, ठीक है, वेपर प्रेशर को कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें उतना ज़्यादा van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। अब इस केस में देखो तो जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इसका van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जब van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। सो इस केस में जो डाई मिथाइल ईथर होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बेंजीन से, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उसके बाद शायद कुछ न्यूमेरिकल्स होगा उसको सॉल्व करते हैं, PYQs, ठीक है। तो देखते हैं PYQs। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो अफेक्ट करता है, अभी जस्ट इसके पीछे ही पड़ा था कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है। ये तो होगा सॉरी ये होगा, अफेक्ट करेगा। दूसरा है टेम्परेचर करता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, दूसरा भी टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। तीसरा पूछा है वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो अब दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक वोलेटाइल होगा एक नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर्स ही नहीं बनेंगे उसके, ठीक है, जब वेपर्स नहीं बनेंगे तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। लेकिन जितना अच्छा वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, ठीक है, जितना अच्छा वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट नहीं, यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, जितना ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा, ठीक है, उसका उतना ज़्यादा वेपर बनेंगे, जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड भी अफेक्ट करेगा। सो मतलब सारे अफेक्ट करे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ कंटेनर हैविंग लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर प्रेशर एज 10 लीटर, ठीक है, मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड, मान जो F1 हो गया, जब वॉल्यूम को रिड्यूस करके 5 लीटर कर दिया गया तो वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है, ठीक है, इनिशियली वॉल्यूम 10 लीटर था, अब वॉल्यूम करके दिया 5 लीटर, तो वेपर प्रेशर कितना चेंज होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर उस पे वॉल्यूम, प्रेशर, सरफेस एरिया, इनका कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो तुम वॉल्यूम 10 लीटर से 5 लीटर कर दो या 1 लीटर कर दो, ठीक है, 1 लीटर कर दो, इसका वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या, पहला ऑप्शन बोल रहा है इट रिड्यूस्ड बाई 50%, गलत, इट इंक्रीज बाई 50%, ये भी गलत, रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, ठीक है, रिमेन कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि वॉल्यूम के चेंज करने पे वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ 10 ग्राम ऑफ लिक्विड सोल्यूशन इज P, ठीक है, मान जाओ 10 ग्राम लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है P, ठीक है, देन व्हाट
व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ 5 ग्राम, 5 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हुआ। ठीक, अब तुम इस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास मान जो 5 ग्राम लिक्विड हुआ या 10 ग्राम लिक्विड हुआ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, अमाउंट से वेपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो 5 ग्राम के लिए भी जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा वो पी ही होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, ए हो जाएगा पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, कंटेनर ये भी सेम है, ऑप्शन सी। ठीक है, सारे लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, इसका फॉर्मूला क्या था, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, यहाँ से जो हमारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ आया था एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था, तो देखते एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कौन हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ एक ही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने एक और ग्राफ देखा था एल एन वेपर प्रेशर वर्सेस 1/T का। ठीक है, तो वो ग्राफ ऐसे आ रहा था, लीनियरली डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ये ग्राफ लीनियरली डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर है, लेकिन जो ये वाला ग्राफ होगा एल एन वेपर प्रेशर वर्सेस 1/T, वो होगा लीनियरली डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ई होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। सो आई थिंक आज के लिए इतना होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद हमने वेपर फैक्टर्स देखे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने वेपर प्रेशर देखा, वेपर प्रेशर में हमने देखा 2 फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अभी तक हमने जितना भी वेपर प्रेशर देखा सॉल्वेंट का देखा, ठीक है, किसी लिक्विड का देखा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं उस केस में वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है, क्या चेंज आता है। अब ये सॉल्यूट 2 तरह के हो सकते हैं, एक वोलेटाइल हो सकते हैं, एक नॉन वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इस नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है राउल्स लॉ, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।